नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में गुरुवार को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल पेश किया, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इसको असंवैधानिक और कठोर बताते हुए इसका जबरदस्त विरोध किया। किरेन रिजिजू ने जैसे ही सदन में बिल रखा, एनडीए गठबंधन के सदस्यों ने तो मेज थपथपा करके स्वागत किया, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, विपक्षी दलों के सदस्यों ने जबरदस्त हंगामा किया, विरोध किया इसका। और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा कि ये विधेयक संविधान पर मौलिक हमला है। उन्होंने ये भी कहा कि ये विधेयक जो है समुदायों के बीच में धार्मिक विभाजन और नफरत पैदा करेगा। और आप देखिए कि हर व्यक्ति की अपनी अलग राय थी। ओवैसी कह रहे हैं कि इस बिल को ला करके केंद्र सरकार ने देश को जोड़ने नहीं बल्कि इसे बांटने का काम किया है। और ये विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन है, वो सरकार को कह रहे हैं। काफी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन इसे समझते हैं कि वक्फ कानून संशोधन बिल को केंद्र सरकार लाई है तो इससे मुस्लिम समाज की जिंदगी कैसे बदलेगी इन ए वेरी पॉजिटिव वे। मेरे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं डॉक्टर फयाज अहमद जी। मैं उनको जोड़ लेती हूँ, फिर उनसे जानते हैं कि क्या असल में वस्तु स्थिति है। जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो डॉक्टर साहब बड़ा शोर शराबा रहा आज पूरा दिन, तो मैं समझना चाहती हूँ कि क्यों मुस्लिमों को ये लग रहा है कि उनके खिलाफ है ये बिल, क्यों विरोध कर रहे हैं? जो देखो मैं देखिए राजनेता हैं, उनकी मुसलमान बात तो बाद में करते मुसलमानों हैं को नहीं जी। लग रहा है। ये मुसलमानों को इसको ना सांप्रदायिक मुद्दा बना के मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है कि सरकार जो है भाजपा की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, वो बिल ले आ रही है, उसकी मंशा ठीक नहीं, तमाम बातें। मेरा सीधा सा स्टैंड है कि पहले आप बिल को देखिए, समझिए, बूझिए, कौन सा कानून आया है, क्या आया है, उसके बाद उसको विरोध करिए या जो चीज़ उसमें अच्छी है उसको एक्सेप्ट करिए। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 दिन पहले ऐलान कर दिया कि हम साहब इस बिल को जो है लागू ही नहीं होने देंगे, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ये ज़िद्दीपना और अड़ियल रुख जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक बात नहीं है। मैं इसको अलोकतांत्रिक कहता हूँ कि अगर हम किसी चुनी हुई सरकार कोई विधेयक ला रही है, कोई एक्ट ला रही है, कोई कुछ प्रस्ताव ला रही है, तो हम ये कह देंगे साहब हम मानेंगे ही नहीं। आप किसी पॉइंट पे डिसएग्री हो सकते हैं, किसी चीज़ पे डिसएग्री हो सकते हैं और ऐसा नहीं है कि जो वक्फ एक्ट है इससे पहले अमेंडमेंट उसमें नहीं हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई ब्रह्म वाक्य है या कुरान है कि आप उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब भड़काने वाली बात है। सांप्रदायिक आधार पे मुसलमानों को, विशेष रूप से देशज पसमानदा मुसलमानों को सरकार से लड़ाने की बात है। गवर्नमेंट कुछ भी करती है, रूल रेगुलेशन चेंज होता है, उसको इससे पहले भी भारतीय संविधान के अंतर्गत पसमानदा जी रहा है, मुसलमान जी रहे हैं, तमाम सारी चीजें हैं, सब कुछ ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह से एक रिजिड होके कहना, वो सांप्रदायिक मुस्लिम सांप्रदायिकता मैं समझता हूँ वो ठीक बात नहीं। जी आपने बहुत अच्छी बात कही है फयाज जी। जब से मोदी सरकार अस्तित्व में आई है, अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, तो अब विपक्ष जो है अजीब किस्म के डर में आ गया है। वो मुद्दे तलाशता रहता है। अब ये मुद्दा मिल गया है उनको, एक वर्ग को भड़काने के लिए। अब वो नहीं, ये कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, कानून बन गया तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। रदर वो इसको जोड़ रहे हैं बांग्लादेश की घटनाओं के साथ। तो मैं एक आपसे इस पे विस्तृत जानकारी चाहती हूँ, क्या सचमुच ये संविधान के खिलाफ है और लोग सड़क पे आ जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। न तो ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ कोई भी सरकार कोई प्रस्ताव कैसे ला सकती है ना? देखिए अगर सरकार संविधान के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाना भी चाहेगी तो संविधान में संशोधन करके ले आएगी। जैसे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में ये डर था कि कोर्ट में जाएगा तो ये मामला नहीं टिक पाएगा, सरकार ने उस पहले ही संशोधन करके ले आए। तो सरकार इतनी छोटी चीज नहीं होती है। और ये कहना कि पब्लिक सड़क पे आएगी, कौन सड़क पे आएगा? वक्फ बोर्ड से किसका लेना देना? चंद जो शासक वर्ग के अशराफ मुसलमान है उन्हीं के पास, उन्हीं के कब्जे में है ये। चाहे वो भाजपा की सरकार है, चाहे समाजवादी की है, चाहे कांग्रेस की है, उसी में ये घुस के यही लोग मेंबर बनते हैं, यही लोग बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं, बोर्ड के चेयरमैन वगैरह सब यही लोग बनते हैं, चाहे वो जिसकी सरकार आ जाए।
तो ये कुछ लोग हैं, कुछ परिवार के लोग हैं, सारा जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसका खेल खेलते रहते हैं। आम पब्लिक को, आम मुसलमान को तो इससे कोई लेना ही देना नहीं, वो जानता भी नहीं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या है। अब कुछ आम मुसलमान ऐसे जो भुक्तभोगी है वक्फ बोर्ड की, कि वक्फ में कहते हैं कि हमारा घर है, कागज लाओ, ये करो, ये कागज दिखाने वाला काम ये लोग पहले से अशराफ लोग कर रहे हैं। तो ये भड़काने वाली बात है। पब्लिक सड़क पे उस वक्त आती है जब बिल्कुल आखिरी हो जाती है, जब वो कहते हैं ना कि बिल्ली जब कॉर्नर में आती है तब वो झपट्टा मारती है। जी, तो जब जी। भी पब्लिक विद्रोह होता है, भारत तो विविधताओं वाला देश है, हम कह रहे हैं कि इस वक्त के मामले से मुसलमानों को ही कोई बहुत लेना देना नहीं। चंद नेतागण लोग हैं जो अशराफ के सत्ता वर्चस्व के लिए परेशान है, वो लोग हो हल्ला करेंगे। चंद तथाकथित सेकुलर उनके जो पिछलग्गू वो करेंगे। मुसलमानों का भी एक बड़ा सेक्शन इसके लिए सड़क पे नहीं आएगा। और जो दूसरे धर्मों के लिए, दूसरे समाज के लोग इस देश में रह रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। तो सड़क पे जनता तब आती है जब आखिरी हो जाती है, और वो फिर उसमें जात, धर्म, क्षेत्र सब कुछ मिट जाता है। वो सरकार के खिलाफ एक विद्रोह की तरह होता है। वैसी कंडीशन कभी भारत में नहीं आई। एक बार जब इमरजेंसी लगी थी तो उस वक्त आई और सारे लोग इकट्ठा होके इमरजेंसी का विरोध किया। उस वक्त की जो सरकार थी उसको चुनाव में हरा दिया। तो ये कह सकते हैं। तो वक्त को लेके कानून जब ट्रिपल तलाक को लेके नहीं हुआ, 370 को लेके नहीं है, तो इसको ये सब देखिए डराने की बात है, पब्लिक को डराने की बात है। वो विपक्ष देखिए, पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये राजनीति करता है, लोग आपस में राजनीति करते रहते हैं। हम लोग समाज के लोग हैं। सरकार कोई भी नियम कायदा कानून बनाती है, हम समाज को देखते हैं कि समाज का हित उसमें कैसे हो रहा है, उस हिसाब से, उस लोकेशन से हम लोग बात करते हैं। बाकी राजनीतिक लोग हैं, जो सत्ता पक्ष है, जो विपक्ष है, वो सत्ता पक्ष का विरोध ही करेगा। लेकिन इस तरह के विरोध लोकतंत्र में उसको जो है रचनात्मक विद्रोह होना चाहिए, रचनात्मक विरोध होना चाहिए। एकदम जिद वाली विरोध नहीं होनी चाहिए कि नहीं साहब आपने किया तो हम मानेंगे ही नहीं आपकी बात। जी आपको देखिए, मैं एक यहाँ एक बात और कह दूं। देखिए, मैं जी, एक बात ज़रूर। और कह दूं। जी। हमारे भारत देश की लोकतंत्र की सुंदरता देखिए। बिल टेबल हुआ, वहां पे शोर शराबा हुआ, लोगों ने विरोध किया। सरकार मेजोरिटी में रहने के बाद भी, इससे पहले भी तमाम बिल सरकार जी, जी। विपक्ष के विरोध के बाद पास करा चुकी है। इसे जेपीसी भी को आज भेजा करा दिया उन्होंने। होता, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डाल दिया। देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है। इसको कोई नहीं कह रहा है। मैं तो इससे दुखी हूँ। मैं चाह रहा था कि बिल पास हो जाता, क्योंकि पता नहीं अब उसमें गया है, उसमें क्या होगा क्या नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज में काम करता हूँ, तो मैं चीजों को उस हिसाब से देखता हूँ। अब सत्ता पक्ष की इस बात को मुझे भी बहुत अटपटा लग रहा है कि उन्होंने उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्यों डाल के ठंडे बस्ते में डाल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। अब उनकी क्या, वो राजनीति करते हैं, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मुझे लग रहा था कि नहीं ये पास हो जाता तो हमारे समाज में कुछ भला हो। जी फ़ियाज़ जी, आगे बढ़ने से पहले आपने बड़ी अच्छी बात कही, तो मैं सोच रही हूँ कि आपसे ये समझूँ कि मुस्लिमों को इतनी जल्दी से क्यों भड़का दिया जाता है? देखिए, मैं बताएं कि मुस्लिम समाज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सांप्रदायिक समाज होता है, और इसलिए सांप्रदायिक आधार पे इसको लाइन अप करना बहुत आसान होता है। दूसरा, जो मुस्लिम समाज को लीड करता रहा है अब तक, जो मुल्ला मौलाना हैं, या उलमा हैं, और चाहे लीडर हैं, या पढ़े लिखे लोग हैं, या कम्युनिस्ट हैं, या सोशलिस्ट हैं, ये ज़्यादातर अशराफ वर्ग से रहे हैं, जो इस देश में शासक वर्ग रहा है। और उनका एक चरित्र रहा है कि जब उनके शासन सत्ता का पराभव होने लगा, डाउनफॉल होने लगा इंडिया में, तो उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता को एक अपना डिफेंसिव वेपन की तरह यूज किया। इसलिए वो आज भी, वो शुरू से चला आ रहा है, अंग्रेजों के आने के बाद से लेके आज तक। उसी पे इन लोगों ने पाकिस्तान ले लिया, उसी पे इन लोगों ने वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, ये वो अल्पसंख्यक संस्थान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, तो ये संप्रदाय, इसीलिए वो पहले से एक माइंड सेटअप बना हुआ है। बाबा कबीर से लेके मुझ तक एक अलग धारा बहती है मुस्लिम समाज में। वो मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध में हमने मुस्लिम लीग का भी विरोध किया था। उनको चुनाव में इलेक्शन आ रहा है, उस वक्त जब हमें उस वक्त चुनाव, उस वक्त वोट देने का राइट नहीं था। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, पैसे वाले और जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं को चुनाव वोट देने का राइट था। तो एक वो भी धारा रही, लेकिन निर्भाग इस देश उस धारा को उस तरह से मीडिया आप बात कर रही, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। मीडिया उस तवज्जो नहीं देती, और जो शासक वर्गीय मुसलमान उन्हीं को तवज्जो देती। उनका मुल्ला मौलाना भी, उनका कम्युनिस्ट भी, उनका फिल्मों में नाचने का, ये तमाम लोग मुस्लिम सांप्रदायिकता को किसी न किसी रूप में बढ़ावा देते हैं। और पसमानदा समाज, जो आम भारतीय मुसलमान है, देसी मुसलमान है, वो उस तरह से नहीं रहता, अपने रोजी रोटी में लगा रहता है, तो उसको धर्म के नाम पे भड़काना बहुत आसान होता है। दूसरा, मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध में
उतना काम मुस्लिम समाज में नहीं हुआ है, लेकिन हिंदू समाज में बहुत काम हुआ है। इसलिए देखिए सांप्रदायिक आधार पे हिंदू समाज को मोबिलाइज करना मुश्किल काम होता है। जी। सही कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगले सवाल पे आती हूँ मैं। ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिदें खतरे में हैं, मज़हब खतरे में है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मैं इसको इसलिए विस्तार से समझना चाहती हूँ देखिए क्योंकि इससे देखिए ये जितना मैं समझ इस्लाम पा रही हूँ, खतरे में है, मस्जिद। जी, जितना मैं आप आपकी बोलें बात अपनी से बात। समझ पाई हूँ, उससे तो मुझे लगता है कि ओबीसी सेगमेंट जो है बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा इससे। लेकिन कहा जा रहा है कि मस्जिदें खतरे में आ जाएंगी, मज़हब खतरे में आ जाएगा। देखिए एक बड़ी बात जो मीडिया नहीं कह रहे, मीडिया महिलाओं की भागीदारी की बात तो कह रही, लेकिन मीडिया देशज पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी की बात जो कही गई, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस अमॉन्ग मुस्लिम। आप सेक्शन 11 का 6 देखिए उस ड्राफ्ट का। मीडिया इसको शोर ही नहीं कर रहा है। कितनी बड़ी बात सरकार कर रही है कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को सामने रखते हुए ओबीसी की भागीदारी की बात हो रही। ये ठीक है, उसमें शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की भी भागीदारी की बात होनी चाहिए थी जो मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको एक अच्छी शुरुआत मानता। इस पर कोई मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। यानी मीडिया का भी और तमाम लोगों का भी इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुसलमान बना के खेलना चाह रहे हैं, सांप्रदायिक मुद्दा बना के। मेरा शुरू से स्टैंड है, पसमानदा आंदोलन का शुरू से स्टैंड है कि इसको हम सुधार का मुद्दा समझ रहे हैं कि वक्त में जो अनियमितताएं हैं, इससे पहले कानून उसको नहीं कवर कर पाती थी। अब जैसे उसमें ऑडिट होने की बात है, ऑडिट तो गवर्नमेंट अपनी ही गवर्नमेंट संस्थाओं का कराती है ऑडिट। जो लोग नौकरी करते हैं जानते हैं, ऑडिट जनरल होता है, सीएजी होती है, वो सारे डिपार्टमेंट में जाके, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेल्थ जाके वो ऑडिट करती है। वक्फ का भी ऑडिट होगा, क्या दिक्कत है? वक्फनामा होना चाहिए। तमाम इस तरह की चीजें हैं। वक्फनामा है, जैसे हमारे यहाँ निकाहनामा होता है। किसी धर्म में शादी में लिखत पढ़त नहीं होती, इस्लाम में शुरू से शादी में लिखत पढ़त होती है कि दो लोग दूल्हा दुल्हन आ गए, एक साथ जिंदगी गुजारेंगे, फलाने फलाने गवाह। कुरान में सूरह बकरा में लिखा हो कि जब भी कोई आप आपस में कोई बात तय कीजिए, उसको लिख लीजिए। अब वही चीज अमेंडमेंट करके भारत सरकार करे कि वक्फ जो भी करे वो लिख पढ़ ले, जिसको वक्फनामा कहा जा रहा है। आप इस पर शोर शराबा कर रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है। कहाँ इस ये तो इस्लाम के खिलाफ, इससे पहले वक्फ का जो ओरल कानून था कि हम जब ओरली कह के वक्फ कर लेंगे, ये गैर इस्लामिक कानून था। अब तो इस्लाम जिंदा हो रहा है। इस्लाम मर कहाँ रहा है? इस्लाम खतरे में कहाँ आ रहा है कि कोई चीज लिख लो। तो जैसे निकाहनामा होता है उस तरह से वक्फनामा बने, इसका तो स्वागत होना चाहिए। हम मानते हैं कि चलिए अगर आपको वक्फ में जो एक्ट आया है, उसमें जो संशोधन हुए, उसमें कुछ चीजों से आपको ऐतराज हो सकता है, तो आप संवैधानिक आधार पर उसका विरोध कीजिए। ये क्या कि साहब हम लगने ही नहीं देंगे, मुसलमानों के खिलाफ है। अरे कौन मुसलमानों से इसका लेना देना है? इस तरह की सांप्रदायिक बातें कह के इस पूरे मुद्दे को सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे, हमने अभी पसमानदा की बात की, महिलाओं की बात की, हिंदू समाज की भागीदारी की बात है। सॉरी, उसमें नॉन मुस्लिम लिखा हुआ है। हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, जैन हो सकता है, मतलब भारत में रहने वाले और भी कोई समाज के लोग भी उसमें मेंबर बन सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं एक आपके भारत के लोकतंत्र की और सेकुलरिज्म की एक सुंदरता बताऊं। सुप्रीम कोर्ट का हिंदू जज मुस्लिम मामले में, मुस्लिम पारिवारिक मामलों में डिसीजन देता है एक पारसी द्वारा लिखे किताब को पढ़ के। फरदून जी मुल्ला की लिखी किताब है, जो पारसी धर्म को मानने वाले थे, मोहम्मदन लाल। ऐसा सुंदर सेकुलरिज्म का उदाहरण पूरी दुनिया में आप कहीं नहीं दे पाएंगे। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट का हिंदू जज शरिया मामले में, जो व्यक्तिगत कानून हैं जो धर्म के हिसाब से डिसाइड होते हैं मुसलमानों पे, एक पारसी की लिखी किताब का डिसीजन दे सकता है, तो वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर या पारसी मेंबर क्यों नहीं हो सकता है? उसमें क्या बुराई? मैं समझ, देखिए भारत एक विविधताओं भरा देश है, और किसी भी संस्था में या किसी भी जगह सारी विविधताओं की डाइवर्सिटी का अगर हम ध्यान करके कोई चीज बनाते हैं, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, वो ज्यादा लाभदायक होगा। जी। फयाज जी, ये ये देखिए भी सवाल मैं एक बात और कहूँ तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है ये। इससे पहले जो भी तरीका रहा है अशराफ का, कि वो अपने हित के लिए, अपने हित को इस्लाम से जोड़ देता है। अब लोग क्या करेंगे? इस्लाम को डिफेंड करने के लिए सारे लोग घरों से बाहर निकलेंगे। अशराफ एसी में अपने घरों बैठा रहेगा, उसका काम हो जाएगा। आप समझ रहे, ये खेला होता है। जी, इनकी जब जी, जी। मुगलों की हुकूमत जा रही थी तो इस्लाम की हुकूमत खत्म हो रही थी। तो ये सब कहने, अब लोग इस बात को समझने लगे, ऐसा नहीं। जी। ये भी सवाल उठाया जा रहा है ओवैसी जैसे लोगों की तरफ से कि यूपी में वक्फ बोर्ड में महिलाओं को कैसे शामिल किया जा सकता है? ज़रा इसे भी विस्तार से बताइए कि वो क्या ये अपनी मतलब ये क्या अपनी घर से क्या महिलाओं रायता को फैला निकाल रहे दे। हैं? क्या नहीं रायता नहीं, अपनी फैलाना घर चाह से रहे हैं?
ठीक है, ये अपनी घर से सारी महिलाओं को निकाल दें, खाली पुरुष को रखें, परिवार चला के दिखा दें जरा। जिस तरह से आप परिवार बिना महिला के नहीं चला सकते हैं, आप संसार भी बिना महिला के नहीं चला सकते, सरकार भी बिना महिला के नहीं चला सकते। सीधी सी बात, जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर ने ऐसे बनाया ही है, पुरुष और स्त्री को एक साथ बनाया है। वो जीवन के हर क्षेत्र में हर चीज को एक साथ झेलते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं। उसी तरह से शासन प्रशासन में भी ये होना चाहिए। जी, तो ये गलत बात नहीं है। आप देखिए खलीफा जो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला खलीफा थे, उस जमाने में उन्होंने वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अदविया करके उनका नाम था, जी। उसको वाणिज्य पूरे मक्का का जो मार्केट था ना, उसका जो है वाणिज्य प्रशासनिक अधिकारी बनाया था उस महिला को। और ये कह रहे हैं कि साहब हम महिला को मेंबर नहीं बनने देंगे। ये अपने घर में इस्लाम लिखते हैं, अपने घर में कुरान लिखते हैं, और उसको इस्लाम का वो चढ़ा के, लेबल चढ़ा के, अपनी चॉकलेट पे इस्लाम का वर्क लगा के ही बेचते हैं। अब ये बात खुल गई है, धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। विपक्ष की आप बात देखिए करें तो दुनिया में सऊदी अरब है, चाहे ओमान है, तमाम देश हैं जो वक्फ को अपने कंट्रोल में गवर्नमेंट वहां की रखती है। और वक्फ बोर्ड भी गवर्नमेंट की संस्था है, कोई वो मुसलमानों की संस्था नहीं है, वो गवर्नमेंट की संस्था है, ताकि वक्फ से रिलेटेड चीजों को देखा जा सके। पहले से संस्था बनी है। आपको लग रहा है कि शरिया में दखल है, तो आपको वक्फ बोर्ड का ही विरोध करना चाहिए कि हम साहब वक्फ बोर्ड को नहीं रहने देंगे। तो वक्फ बोर्ड सरकार बनाती है, इसके मेंबर ताकि सरकार अपॉइंटमेंट करती है, एक सरकारी सिस्टम है। उसी वक्फ बोर्ड को और ज्यादा एडवांस करने की बात है, उसको अमेंडमेंट करके उसको और मजबूत बनाने की, और सही, और वक्फ बोर्ड को जो बहुत ज्यादा स्वायत्ता मिल गई थी, जो स्वतंत्रता के दर्जे में, सरकार उसको कंट्रोल करना चाहती है। तो सरकार कोई संस्था बनाती है तो फिर उस संस्था को अमेंडमेंट करके उसमें नियम कायदा कुछ भी बना सकती है। सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनवाया है तो उसको कंट्रोल भी कर सकती है। ये कौन सी बात है? आप तो फिर वही बात कर रहे हैं कि साहब फिर पाकिस्तान बनाने वाली बात हो जाएगी। तो आपने उसके लिए पाकिस्तान तो ले लिया था। जी, तो जी। अब यहाँ मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये छोटे छोटे पाकिस्तान, तो आप इससे अंदाजा रहे, ये अपना पाकिस्तान बचाना चाह रहे हैं। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने फयाज़ जी, और बड़ी प्यारी बात कही है आपने, क्योंकि कुछ लोगों का मकसद होता है कि 2 लोगों को लड़वाए रहिए और अपना फ़ायदा जो है निकालते रहिए। अब कह रहे हैं कि मस्जिदों की सुरक्षा कैसे होएगी? ये विपक्ष कह रहा है। यानी कि जी, एक तरह से मुस्लिमों को भड़का रहे हैं ना? क्या कहते हैं आप? जी, जी। नहीं देखिए, बिल्कुल यही बात है, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ इसको हिंदू मुसलमान मुद्दे दूसरे तरफ के लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो वो भी बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा एक सीधा-सा मामला है कि इस मुद्दे को किसी संस्था के सुधार के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। समाज को, सरकार को, देश के बुद्धिजीवों को उसी चीज़ को सामने रख के इस पे डिस्कशन करना चाहिए। इसको हिंदू-मुसलमान का मुद्दा या सांप्रदायिक मुद्दा बना के डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि साहब जो इस्लाम खतरे में है तो हिंदू खतरे में, ये सब की बात नहीं करनी चाहिए। तभी हम कोई सुधार कर पाएँगे। आप बांग्लादेश की हालत देख लीजिए, कितने दिन से बेचारे सही रास्ते पे चल रहे थे, कुछ लग रहा था बहुत तेज़ी से, अब वहाँ धार्मिक कट्टरपंथी लोगों ने पूरी सरकार को ही गिरा दिया। अब देखिए वो कितना पीछे चला गया। तो धर्म और धार्मिक उन्माद, इससे देश का नुकसान ही होना है आज के युग में। जी, आपने बांग्लादेश का ज़िक्र कर लिया है, खुद ही मैं उसी सवाल पे आने वाली थी कि अब बांग्लादेश में आप क्या सीन देखते हैं? अब जो सिचुएशन बनी है, अब सत्ता जिसके हाथ में जाने वाली है, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि लड़ाई 2 महिलाओं के बीच में थी। एक महिला जेल में थी, एक महिला शासन चला रही थी। अब वो महिला हमारे यहाँ आ चुकी हैं। देखिए अब जो जहाँ तक जेल में मैं महिला समझता थी। हूँ वो 2 महिलाओं के बीच में लड़ाई नहीं थी। ये कट्टरपंथ और नरमपंथ के बीच की लड़ाई थी। जी, जी, जी। अवामी नहीं लीग जो मतलब है, जो मुस्लिम लीग महिला से जेल में अलग हो थी, के, हाँ, हाँ। जी, जो जी, मैं महिला बात जेल कहता में हूँ। थी। जी, जी। तो देखिए अब प्लीज़ उनका कैरी ऑन। क्या राजनीतिक मामला है, हम सीधी-सी बात जानते हैं कि जो है हमारे पड़ोसी देश के अंदर अगर शांति रहेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, चीन, ये भूटान, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उसमें शांति हो, लोकतंत्र हो, ये हमारे हित में है। और सिर्फ हमारे पड़ोसी देश में, दुनिया में हर जगह लोकतंत्र होना चाहिए। सरकार पब्लिक द्वारा चुनी जानी चाहिए, इसको हम अच्छा समझते हैं। हम ये ईश्वर से यही कामना करेंगे कि बांग्लादेश में हालात जल्दी से ठीक हो जाएँ और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो, भले ही वो आर्मी करे या कोई करे, या जो छात्र आंदोलनकारी हैं वो करे, और वहाँ पे बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं हो, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार, वो एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हो। ये बांग्लादेश के हित में भी है और भारत के हित में भी।
जी, नहीं, ये बात तो आपने वो कही ना जो हम सब चाह रहे हैं, लेकिन जो जी। वहाँ के लोग चाह रहे हैं, जैसे जो अब जेल से निकल के आई है महिला, अब वो तो वही करेंगी ना जो उन्हें चीन कहेगा। हाँ, ये चीज़ें हो सकती है। अब चूँकि मैं वहाँ ग्राउंड पे नहीं हूँ, तो मुझे बहुत उसकी जानकारी नहीं है। हम देखिए, हम कामना ही कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है। हम यहाँ सरकार को वोट देते हैं, तो हम कामना नहीं करेंगे, हम खिलाफ में वोट देंगे या सपोर्ट में वोट देंगे। लेकिन दूसरे जी, देश जी। का जो मामला है, उसके लिए हम अच्छाई की कामना कर सकते हैं। हम एक पॉज़िटिव सकारात्मक सोच के साथ अच्छे की कामना करेंगे, हम बुरा क्यों सोचें किसी के बारे में? जी। जी, जी। अच्छा, एक सवाल और है, चलते-चलते ये भी मैं और एक बात मैं आपसे और कह दूँ बांग्लादेश वाले इश्यू पे, इस पे जी, हमारा स्टैंड वही है जो हमारे भारत सरकार का है। भारत सरकार इस मुद्दे पे जो भी डिसीज़न लेगी, हम लोग उसके साथ हैं। बिल्कुल सही बात है। सुन्नी और शिया किस तरीके से इसकी निगरानी करेंगे? अब ये भी एक सवाल उठ रहा है, तो ये सवाल कैसे उठा दिया? नहीं देखिए, चूँकि इस्लाम में तमाम सेक्ट हैं और उसके लोग जो है वक़्फ़ करते हैं, दान देते हैं, तो उनका अलग से बोर्ड बना हुआ है। शिया वक़्फ़ बोर्ड भी है, सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड भी है। इसमें अमेंडमेंट में बोहरा और आगा खानी का भी वक़्फ़ बोर्ड में अलग से भागीदारी देने की बात की गई है। तो ठीक है, उसमें जैसे जब शिया सुन्नी हो सकता है, तो और सेक्ट का भी हो सकता है। जी। अ, आपने फ़ियाज़ जी बहुत अच्छी जानकारी दी, विस्तृत तरीके से आपने मेरे दर्शकों को बताया और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपका। आपका भी नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जय भारत। जय हिंद, जय भारत।